अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक अहम शख्सियत के साथ श्रीनगर जंग और ओनली कश्मीर की तरफ से इंटरव्यू में आए हैं, जिनका तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमान की जो इशू है वो हाईलाइट किए हैं। जो भी प्रॉब्लम्स इंडियन मुस्लिम्स हो या ह्यूमैनिटी एट लार्ज को हो या दूसरे वर्ग हो, उनके मसले उन्होंने हाईलाइट किए हैं। उत्तर प्रदेश के एक जाने माने फेस चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सर, कुछ अपना पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताइए। मेरे भाई, मैं जो है अब से पहले मतलब नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ने से पहले मैं समाजवादी पार्टी में था। चूँकि मेरा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड था वो समाजवादी है। चूँकि हम लोग स्टार्टिंग से देखा, मेरे वालिद साहब तो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन जो मेरे बड़े अब्बू हैं शाहनवाज चौधरी वो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो समाजवादी माहौल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा चूँकि समाजवादी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ में वैचारिक मतभेद रहे। हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज का शोषण हो रहा है और हमारे समाज के साथ में वो वादे करते हैं। जैसे 2012 में जब अखिलेश यादव जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि भाई हम मुसलमानों को जो है 18% आरक्षण देंगे और जो है सरकारी वैकेंसी में भी जो है 18% आरक्षण देंगे। और जो रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर मिश्रा कमेटी रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक चूँकि हम मुस्लिम जो है काफ़ी पिछड़ रहे, तो हम रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर मिश्रा कमेटी को भी लागू करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो वहाँ से हमने छोड़ दिया। फिर इसके बाद में हम लोगों ने जो है युवा मुस्लिम परिषद के माध्यम से एक संगठन था, उससे हम जुड़े। फिर वहाँ पर भी हमको लगा कि नहीं यार, ये तो सिर्फ मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। चूँकि जब देखिए भारत की जो खासियत है और जो खूबसूरती है वो क्या है कि अभी जैसे ये एक फ्लावर पॉट यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें एक ही कलर के फूल हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसी के साथ में रंग बिरंगे कलर के अगर फूल इसमें लगे होते तो शायद और बेहतर होता है। सुनील चौधरी साहब, आपने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, इसका नाम कैसे रखा? एक्चुअली ये मेरे भाई मैंने नहीं रखा इसका नाम। ये 15 दिसंबर 1996 को है और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, जब तो मेरी पैदाइश शायद मैं छोटा ही रहूँगा, पैदाइश तो हो गई थी लेकिन मैं बहुत छोटा रहूँगा उस दिन पे। तो इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो जो है डॉक्टर मसूद साहब, जो उत्तर प्रदेश सरकार में, बहन जी सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, और उन्हीं ने जो है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की जो है नींव रखी थी। तो किन्हीं कारणों से बहन जी के साथ में क्लैश हुआ और उन्होंने जो है पार्टी को छोड़कर बहन जी से अलग हट के उन्होंने जो है अपनी 15 दिसंबर 1995 को नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की नींव रखी थी मेरे भाई। तो लेकिन किन्हीं कारणों से जो है क्या नाम है, जो दूसरे लीडरान थे उनके साथ में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हुए और वो जो है पार्टी हमारी 10-12 साल जो है इलेक्शन से दूर रही। अभी क्या है कि ये हम लोग कम बैक कर रहे हैं और 2019 में हमने पार्टी का नया रेजोल्यूशन लेके जो है अपनी नई कमेटी गठित करके हमने दोबारा से हम चुनावी मैदान में आए हैं। और एज ए नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी कितना जनाधार आपको लगता है कि लोगों के बीच में आपका है? अगर हम अगले पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करेंगे, आप नेशनल चेयरमैन भी है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के। देखिए, ये तो जो है कोर कमेटी का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। वैसे तो मैं इस लायक नहीं था, लेकिन उन्होंने जो मेरे पे विश्वास जताया है उसके पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और रही बात जहां तक जनाधार की बात है, तो जनाधार तो आप ये समझ लीजिए कि हम जब तक चुनाव लड़े, हम जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 अगर हम नहीं रहे तो नंबर 2 की पोजीशन पर है। डॉक्टर मसूद साहब जो है एक जाना माना नाम है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो 30 साल 35 साल पुराने कोई भी पॉलिटिशियन है तो वो डॉक्टर मसूद साहब को बहुत बाखूबी जानता है, वो अच्छे से उनके नाम से परिचित है। यानी कि मसूद साहब एक गुरु की तरह आपके पीछे है। डेफिनेटली हमने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर जो उनकी आइडियोलॉजी है वो आगे हैं पीछे, ये तो एक अलग की बात है। लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा काम किया कि उन्होंने अपने एजुकेशन मिनिस्टर रहते समय उन्होंने जो है 70,000 उर्दू टीचर वैकेंसी देने का एक बड़ा कीर्तिमान एक नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की 2-3 कोर आइडियोलॉजी पॉइंट्स क्या है? देखिए, हम शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। देखिए, साजिशन, मैं देखिए यहाँ पर आया हूँ तो मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए मैं नहीं आया, मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमें साजिशन जो है एजुकेशन से और सरकारी नौकरियों से
हमें दूर रखा गया। हमारी मेन आइडियोलॉजी जो है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने समाज को, खाली यही नहीं कि मुस्लिम्स को, हमारे चाहे उसमें दलित हो, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, या अन्य समाज के से भी हमारा जो है कोई गुरेज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो जो है अग्रिम पंक्ति में आए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो अग्रिम पंक्ति में है उसको हम पीछे ले जाएं। लेकिन हमारा लक्ष्य यह है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वो अग्रिम पंक्ति में आए, और हम अपने समाज को जो है शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तभी हम विकसित होंगे। अन्य जो दल हैं वो कहते हैं कि शिक्षित होइए, संगठित होइए। संगठित होकर हमें कोई ग्रोथ थोड़ा ही बनाना है, लड़ाई थोड़ा ही लड़नी है। हम ये चाहते हैं कि शिक्षित हो, विकसित हो, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तभी विकास आपका भी होगा और देश का भी होगा। सूत्र कह रहे हैं कि अगले पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने 25 सीट्स का फोकस रखा है। जी एग्जैक्टली। अभी जो हमारी कोर कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये तो डिसीजन वही करेगा, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं मेरे को भी सूचना मिली है कि हम लोग 20 से 25 सीटों पे आने वाले लोकसभा। आप मैंडेट देंगे? देखिए, महिलाओं का तो आप ये समझ लीजिए कि महिलाओं को हमने प्राथमिकता पर रखा है। अब समझ लीजिए हमने महिलाओं के लिए अलग विंग तो बनाया ही बनाया है, साथ में हमारी कोर कमेटी ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है कि जो मेन बॉडी है उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। हमारे आपने जल्दी, अगर आप देखेंगे जो भी जितने भी दल हैं, आप अगर एक आँख बंद करके आप सोचेंगे 1 मिनट के लिए, तो कहीं पे भी आपको जल्दी नेशनल जनरल सेक्रेटरी महिला नहीं मिलेगी, वाइस प्रेसिडेंट आपको महिला नहीं मिलेगी। मेरी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में मौजूदा समय में वाइस प्रेसिडेंट जो है एडवोकेट रेहाना जी हैं, जो पीएचडी है लॉ से, और जो है हमारी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं रुबीना जी, जो जम्मू से बिलोंग करती हैं, वो हमारी पार्टी की, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हमने मुझे ये बताइए, खबरों में आया है कि कश्मीर के एक मशहूर शहरी याकूब डूनू साहब, जो टूरिज़्म के भी एक अहम स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने भी आपकी पार्टी को ज्वाइन किया। जी डेफिनेटली। वो हमारी जो है JNK के जो है मुख्य स्पोक पर्सन है, चीफ स्पोक पर्सन है, और कहीं ना कहीं हम जो है उनको नेशनल लेवल पर भी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान घरों में, हिंदुस्तान में मुसलमान महिलाओं की हालत ख़राब है, इसी वजह से मुसलमान दूसरे मसाइल में जुड़े हैं, उन पे चाहे कोई जुर्म होता हो उनके खिलाफ या उनकी जो, लेकिन मुख्य कारण इसका माना जाता है कि हिंदुस्तानी की मुसलमानों ने अपनी औरत को पीछे रखा। आप कितना सच समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं मैं अपवाद भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे तो जो है क्या नाम है, जो प्यारे नबी हैं, उनका जो है क्या नाम है, ख़ानदान का सिलसिला ही एक बेटी से चला है। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो बेटियों को जो है खुदा की नेमत माना जाता है, और बेटियों को जो है बड़ी वरीयता हमारे यहाँ पे दी जाती है। हमने कभी जो है एजुकेशन से उनको नहीं रोका। लेकिन अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप अन्यथा बिल्कुल ना लीजिए। अगर आपके पास में आप क्या कौन सा फ़ोन रखते हैं, आप आईफोन या जो भी फ़ोन रखते हैं, आप उस पर कवर लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? उसकी सेफ्टी के लिए लगाते हैं। लोग हमारे माशरे को जो है बदनाम करने में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखिए, मसला क्या है कि हमारा अपना मानना ये है, और हमारे इस्लाम का, हम जिस दीन को फॉलो करते हैं उसका भी मानना है कि जो महिला हैं उनका जो है एक सभ्य समाज के जो है क्या नाम है, अगर हम निर्माण चाहते हैं, एक सभ्य समाज अगर हम चाहते हैं, तो महिलाओं को जो है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और जो हम जिस इस्लाम को मानते हैं, जिस कुरान को हम मानते हैं, उस कुरान की पहली सूरा ही इकरा है, और इकरा का मतलब होता है पढ़ो। मुझे एक बात बताइए, आप यूपी की पॉलिटिक्स आपके खून में बसी है, तो इस वक्त आम ज़मीनी स्तर पर एक आम हिंदू और आम मुसलमान में कितना रिश्ता मजबूत है उत्तर प्रदेश में? डेफिनेटली। देखिए, अगर आप न्यूज़ चैनल डिबेट पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार बड़े हालात ख़राब हैं, लेकिन मैं तो आपको व्यक्तिगत बताता हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे महाराज जी जो है चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन हालात आपको कुछ भी दिखते हो, लेकिन वहाँ बड़ा भाईचारा है। आपस में हम लोग बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं। और आप यकीन जानिए, मेरे साथ में तो जितने भी लोग जुड़े हैं सब मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, और हर तरीके से मुझे जो है सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर मेरे को जो है सपोर्ट करते हैं। मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है। मैं यूपी खुद भी गया पिछले विंटर में, तो एक इल्ज़ाम वहाँ जो सरकार लगाती है या बीजेपी के जो पॉलिटिशियन हैं या उनके माइंड, वो लगाते हैं कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी ने मुस्लिम को, जिसको वो गुंडाई कहते हैं, की तरफ ज़्यादा लगाया, गुंडा कल्चर की तरफ। नहीं, इसको आप इस बात को कितना सच और कितना झूठ मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली है। देखिए, आज हमारी जो भी स्थिति है, इसके लिए कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही मैं इसको जिम्मेदार मानता हूँ। और मैंने आप भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे उनसे वैचारिक मतभेद रहे, क्योंकि जब जब उनको मौका मिला और वो मुस्लिम समाज को
जो है एजुकेशन से जोड़ सकते थे, एक सरकारी वैकेंसी निकाली उन्होंने, उससे जोड़ सकते थे जिससे हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ सुधरती, वो उन्होंने प्रयास नहीं किया। उन्होंने हमें जो है क्या नाम है शिक्षा से दूर रखा, सरकारी नौकरियों से दूर रखा, ताकि हमारी जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। और जब हम कमज़ोर होंगे आर्थिक स्तर पे तो हम क्या करेंगे? जीवन जीने के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत ज़रूरी होती है भाई। पेट की आग जो होती है बुरी होती है, ठीक है। अब जब भूख लगेगी तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अब एजुकेशन से आपने हमें दूर रखा। आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एक आम गरीब के लिए क्या करेगी? देखिए, हम यहाँ सपने बेचने नहीं आए मेरे भाई, ठीक है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैंने अपने जो भी लोग हैं मेरे यहाँ पे, मैं कल से मैं यहाँ 4 तारीख से हूँ और कंटिन्यूसली जो भी मेरे यहाँ पे पदाधिकारी हैं, लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली है कि आप जो है लोगों के साथ में कनेक्ट हुई है, उनकी जो भी बेसिक प्रॉब्लम है सामाजिक, आर्थिक और जो भी उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उनकी जो व्यक्तिगत परेशानी है, उनके साथ में कनेक्ट होकर उनके शाना बशाना खड़े रहिए। उनको सपने या ख्वाब दिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत परेशानियाँ उसमें जो है व्यक्तिगत आप क्या सहयोग कर सकते हैं, शासन प्रशासन से किस तरीके से उनके साथ में जुड़कर उनके लिए न्याय की मांग कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर किस तरीके से उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके जो है परिवार से किस तरीके से एज ए फैमिली आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि सारी पार्टियां जो भी हैं वो कहती हैं कि भाई पहले हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के दौरान आती हैं वो कहती हैं आप हमें वोट दीजिए, जिताइए, फिर हम आपके लिए काम करेंगे। हम यहाँ पे चुनाव लड़ने नहीं आए और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कभी आइंदा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है। जो भी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो वो चुनाव लड़ने की बुनियाद पर ही बनती है, लेकिन हमारा मकसद जो है पहले काम करना है, उसके बाद में चुनाव लड़ना सेकेंडरी चीज़ है। जो यहाँ पे बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं जो एक आम नागरिक को जो है जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती है, हम उन चीज़ों पर जो है फोकस कर रहे हैं। मैंने जो है याकूब साहब से भी बोला है, बहन रुबीना जी से भी बोला है, जो यहाँ के हमारे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इम्तियाज़ साहब, मैंने उनसे भी बोला है, जनरल सेक्रेटरी साहब से बोला कि जो यहाँ की, चूँकि मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, टू टेल यू ऑनेस्टली। मैंने समझा। आखिर में मैं जानना चाहूँगा एक अंतिम प्रश्न के तौर पर, आपने बड़ा खूब बहुत सारे विचार शेयर किए, हमारे लिए टाइम लिमिटेड है, लेकिन एक और क्वेश्चन आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा, आलमी इंसानियत के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो पार्टियां हैं, जो भी अन्य दल हैं, मैं आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं आया, लेकिन वो हमारे समाज को, हमारे देश को बांटने में लगी हैं। बात करते हैं वो अखंड भारत की, लेकिन मैं किसी का नाम लिए बिना बोलता हूं कि वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन वो देश को बांटने में लगे हुए हैं। और सामाजिक स्तर पर हम, आपका और हमारा ये मौलिक दायित्व बनता है कि हम एक साथ इन विपरीत परिस्थितियों में, चूँकि आज देश हमारा एक देश की राजनीति को भी एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। इस जो है क्या नाम है गंभीर अवस्था में हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के शाने बशाना खड़ा रहना है। हमने यहीं रहना है, हमारे बाप दादा, हमारे जो है क्या नाम है पूर्वज एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। हमने आज़ाद भारत के लिए, जब ये अंग्रेज़ों का गुलाम था तो हमने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जब ये देश हमारा गुलाम था तो हम जब साथ में थे, आज आज़ाद होने के बाद में हम साथ में क्यों नहीं रह सकते? कुछ दल हैं, राजनीतिक दल हैं जो अपने जाति मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमें लड़ाना चाहते हैं। हमें नहीं लड़ना है, इनके बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। इनसे हमें बच कर रहना है। ये थे डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब, हिंदुस्तानी मुस्लिम्स के एक अहम चेहरे जो कि एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स पे बोलते हैं, और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जो बड़े दमखम से उभरी है और आइंदा चुनाव में शायद लगता है यूपी हो, जम्मू कश्मीर में हो, पार्टी का बढ़िया असर रहेगा। हम आगे भी आपको डिस्टर्ब करते रहे। ये एक वंडरफुल मुलाकात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।